हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हुकअप अचीवमेंट विद दीपाली क्लासेस में। इससे पहले हम देख सकते हैं हमारे फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स में हमने कवर कर लिया है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ड्रग कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ड्रग कैसे एक्ट करती है वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, क्योंकि हम जब तक यही नहीं जानेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमारी जो ड्रग है वहाँ पे जाकर के एक्ट कैसे कर रही होगी। तो आइए पहले हम समझते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ होती है। ये हम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ आवर बॉडी, यानी वो सारी एक्शन हमारे बॉडी के जो हम चाहते हैं या जो हम नहीं चाहते हैं, वो सारी एक्शन जो हमारी बॉडी में होता है उन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? ये नर्वस सिस्टम का होता है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये डिवाइडेड होता है टू एनाटॉमिकल डिवीजन। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस होता है हमारा सेरेब्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सीएनएस है वो सीएनएस जो होता है हमारा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट में बना हुआ होता है, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। फिर आता है हमारा पीएनएस। पीएनएस में क्या होता है? ढेर सारी नर्व्स और न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसी से अटैच्ड होते हैं ये सारे नर्व्स। इसी को बोलते हैं हम पेरिफेरी नर्व्स या न्यूरॉन्स। अब अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसका हम क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शन काट देते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हमने इसके छोटा सा पार्ट को काट के अलग कर दिया। जब हम इसके छोटे से पार्ट को काट के अलग करते हैं तो हम देखते हैं इसमें 3 न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, इसमें हमें 3 न्यूरॉन्स दिखाने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारा एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन का क्या काम होता है? ये क्या करता है? कैरी करता है सिग्नल्स टू द सीएनएस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इन पेरिफेरल टिश्यू। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? सेंसरी रिसेप्टर से, उसको ये ले जाकर के हमारे सीएनएस तक पहुंचाता है। ये हमारा सीएनएस है, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब ये हमारे हाथ के पास या कहीं भी सेंसरी न्यूरॉन्स लगे हुए होंगे जो चीज़ सेंस करेंगे, कोई चीज़ अगर हम टच करेंगे तो क्या करेगा? वो तुरंत वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट जाकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो ये जो ब्रेन तक पहुंचा रहा है यही क्या हुआ हमारा? क्या? एफरेंट। तो एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है कि सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले जाकर के हमारे सीएनएस तक पहुंचा देता है। यानी यहाँ थी हमारी कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ हाथ के पास कोई सिग्नल था, हमने लिया, कोई चीज सेंस किया, तुरंत वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी सीएनएस के पास। तो जिस न्यूरॉन के थ्रू ये ब्रेन तक गई, जिस न्यूरॉन तक से ये मतलब जिस न्यूरॉन से सीएनएस तक जाती है वही होता हमारा एफरेंट न्यूरॉन। अब आता है हमारा इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन का क्या काम होता है कि ये कैरी करता है सिग्नल टू द एफेक्टर ऑर्गन। हमने इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचाई थी, कैसे पहुंचाई थी? एफरेंट से। हमने जब इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुंचाई थी एफरेंट से, तो अब इसके पास तो बात पहुंच गई। अब इसे क्या होगा? एक्ट करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जब भेजेगा कि भाई तुम ऐसे काम करो, तो जब ये ऐसे काम करने का या जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो जिस न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाएगा वो कौन सा हो गया? हमारा एफरेंट। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें कौन से न्यूरॉन पाए गए? एफरेंट और इफरेंट। अब इस एफरेंट और इफरेंट के बीच में आप कुछ ग्रीन कलर का देख रहे होंगे। तो एफरेंट और इफरेंट के बीच में जो न्यूरॉन होती है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या काम होता है? ये क्या करता है, जो हमारा एफरेंट न्यूरॉन है और इफरेंट न्यूरॉन है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है
किसके किसके बीच में, एफरेंट और एफरेंट के बीच में। तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, इंटर न्यूरॉन का। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब कभी भी कोई फायर होती है हम उसे क्या करते हैं, टच कर देते हैं। तो टच करने के बाद क्या होता है, जो हमारी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती है ना उसी में सेंसरी रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, वो इमीडिएट सिग्नल पहुंचा देंगी कहाँ से, एफरेंट न्यूरॉन के पास। और हम जानते हैं कि जो हमारी एफरेंट न्यूरॉन है वो कहाँ से जाती थी, सेंसरी रिसेप्टर से होते हुए हमारे सीएनएस तक जाती थी। और हमारी जो सेंसरी कहाँ लगी हुई है, फिंगर्स में लगी हुई है। तो तुरंत इंफॉर्मेशन क्या करेगी, सीएनएस को पहुंचा देगी। अब सीएनएस क्या करेगा, सिग्नल्स को इनिशिएट करेगा। वो सिग्नल मतलब तुम्हें होगा ना कि भाई तुम्हें तुरंत हाथ हटा लेना है वरना तुम जल जाओगे, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सीएनएस से होती हुई ट्रैवल करती हुई एफरेंट से होती हुई हमारे मसल्स तक आ जाएगी। अब जो है हम तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएट अपने हाथ को वहां से हटा लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, एफरेंट और एफरेंट का एग्जाम्पल। हमारे हाथ में क्या था, सेंसरी था, सेंसरी न्यूरॉन था। हमने तुरंत क्या हुआ, सिग्नल जनरेट हुई कि हमें हाथ हटाना चाहिए, तो ये दिमाग में बात पहुंचेगी तभी तो हम हटा पाएंगे। सेंस रिसेप्टर ने दिमाग तक एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू बात पहुंचा दी। अब वो उसने सिग्नल जनरेट किया, एफरेंट से चला गया एफरेंट के पास। एफरेंट से इंफॉर्मेशन आई कि हमें तुरंत अपने हाथ को हटा लेना है। तो एफरेंट और एफरेंट का काम पता चल गया ना, एफरेंट और एफरेंट का। अब हम समझते हैं कि जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है हमारा क्या, पैरासिम्पैथेटिक। ये जो हमारा सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, इन दोनों में क्या होता है कि न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वो जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को जनरेट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन और दूसरा है एडिनर्जिक न्यूरॉन। चाहे कोलिनर्जिक हो चाहे एडिनर्जिक हो, दोनों ही किस में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ही। अभी हम समझेंगे कि ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है, वो क्या करता है, यूज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, कोई भी मैसेज को सेंड करने के लिए। पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या ही होता है, मैसेज का आदान प्रदान होता है। तो मैसेज का जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए जो ट्रांसमीटर का हमने यूज किया, कोलिनर्जिक न्यूरॉन ने जो ट्रांसमीटर का यूज किया वो है हमारा एसिटाइलकोलिन। तो इसको हम ऐसे भी डायग्राम से दिखा सकते हैं कि हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन है और इसने जो है मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए जिस न्यूरोट्रांसमीटर का यूज किया है वो है एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट आता है हमारा एडिनर्जिक न्यूरॉन। एडिनर्जिक न्यूरॉन में क्या होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करता है उसका नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसको भी हम डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारा एडिनर्जिक न्यूरॉन है और इससे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है वो है नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब हम इसको पूरे डिवीजन में समझते हैं पूरे अच्छे से डायग्राम के साथ। पहले हमारे ब्रेन का ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। हमने बताया था हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट होते हैं, हमने अभी दिखाया था ना, सिंपैथेटिक है और ये है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो हम पहले सिंपैथेटिक डिवीजन को समझते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट है वो हमारे कहाँ पे पाया जाता है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वहीं के थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन में ये सिंपैथेटिक डिवीजन हमारा प्रेजेंट होता है। अब क्या हम देखते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक न्यूरॉन है वो कहाँ पे है, हमारा हमने बता दिया कहाँ पे है, थोरैसिक में है और लंबर में है। अब ये जो दो पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं, ये हम देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का हमने मार्क कर रखा है, इधर भी ग्रीन कलर का मार्क कर रखा है। तो हमने इसी वाली फिगर को यहाँ पे वो लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो हमने ग्रीन पेन से ऐसे दिखा रखा है वो क्या है, हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये छोटा होता है, ये हम देख सकते हैं ना, ये छोटा है। वहीं जो ब्लैक कलर में है वो लंबा लंबा गया हुआ है। तो जो ग्रीन कलर में है वो हमारा प्री गैंग्लियोनिक है और वो जिससे सिनेप्ट है यानी जिससे ही कनेक्टेड है वो हमारा क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक है। तो ये जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक है
तो ये जो हमारा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन था, ये हमने दिखाया जो सबसे पहले हमारा ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो हमारा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो कैसा है, वो पहले तो रिलीज करता है स्टाइलकोलिन और ये शॉर्ट होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट आता है पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ये लॉन्ग होता है, ये हम देख सकते हैं ना पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है जो कि लॉन्ग है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो हमारा ये सिंपैथेटिक है वो कहाँ से है, थोरेसिक में है और लंबर रीजन में है। इससे निकलते हैं सबसे पहले क्या निकलता है, हमारा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन निकलता है जो कि छोटा होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यहाँ से, और ये इसके ही साथ ये सिनेप्ट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है हमारा क्या, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो कि लॉन्ग होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है ये रिलीज करता है स्टाइलकोलिन को, और वहीं हमारा क्या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग होता है, वो रिलीज करता है नॉन एपिनेफ्रिन को। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो स्टाइलकोलिन रिलीज कर रहा होगा वो क्या होगा, हमारा कोलिनर्जिक होगा। और ये जो हमारा क्या रिलीज कर रहा है, नॉन एपिनेफ्रिन, जो हमारा पोस्ट गैंग्लियनिक है नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा है, वो कौन से न्यूरॉन का पार्ट होगा, एडिनर्जिक न्यूरॉन का पार्ट होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिंपैथेटिक है वो हमारा हर चीज़ से अटैच्ड है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्री गैंग्लियनिक था, पोस्ट गैंग्लियनिक से अटैच्ड हुआ, वो मिल गया किससे, प्यूपिल से, सलाइवा यानी हमारे माउथ से, लंग, हार्ट बीट, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर और भी बहुत कुछ है, इंटेस्टाइन वगैरह से सब अटैच्ड होता है। फिर हम देख सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारा ब्रेन था, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, तो इसी के सामने हमने प्यूपिल दिखा दिया है, इसी के सामने हमने माउथ दिखा दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे माउथ तो इधर होता होगा ना, ब्रेन है तो ब्रेन के सामने हमारा माउथ होता होगा। तो हम सोच रहे होंगे कि भाई आंख नीचे कैसे निकल आई है, तो आंख ऐसा नहीं है नीचे निकल आई है, वो हमने डायग्राम्स ऐसे दिखाए है, इसको आप लोग एरो करके ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी नर्व्स आ रही हैं वो कनेक्टेड है हमारे आईज से। तो जब कोई चीज़ कोई भी एक्शन होगा वो जाहिर सी बात है इन सारे पार्ट्स पे भी होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सिंपैथेटिक है उसका काम क्या क्या होता है। ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए। अब ये कई बार आ चुका है कि कौन सा ऐसा न्यूरॉन है या कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट के लिए। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। अब हम ये तो देख लिए कि ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो किसी न किसी पार्ट से अटैच्ड हैं, तो उसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता होगा, वो इन सबको जरूर अफेक्ट करेगा। तो जब ये फाइट और फ्लाइट है और अभी हम सिंपैथेटिक के बारे में ही समझ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब हमारा सिंपैथेटिक जो है एक्टिवेट होता होगा। सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होता होगा तो इन सब पे एक्ट करता होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस पे एक्ट करती होंगी। सिंपैथेटिक हमारा क्या है, फाइट और फ्लाइट है। जब ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारी जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है, आंखें खुली खुली रह जाती हैं। ऐसा उसको लीजिएगा ना, फाइट और फ्लाइट है मतलब कुछ ऐसा हमने देख लिया कि मेरे या तो उसका सामना करना है या तो वहां से भाग लेना है। तो जब हम डर जाते हैं तो हमारी क्या होती है, आंखें खुली रह जाती हैं, हमारी जो पिपल्स है वो डायलेट हो गई। सलाइवा में क्या होता है, वो इनहिबिट हो जाता है, हमारी जो एयरवेज होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमें सांस कहाँ आती है, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ चुकी होती है, हम डरे हुए होते हैं। अब ऐसे में तो डाइजेशन जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। अब डाइजेशन कहाँ हमें याद आएगा, डाइजेशन सिस्टम ही इनहिबिट हो जाएगा। स्टिमुलेशन होगा ग्लूकोज का, रिलीज फ्रॉम द लीवर। हमारा जो ग्लूकोज है कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से ही रिलीज होता है। तो लीवर से ग्लूकोज का जो क्या है रिलीज ज़्यादा हमारी बॉडी में होने लगेगा। ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में पूरा आ रहा है लेकिन हमारी हालत ख़राब है, हमारी सांस नहीं आ रही, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है। अब क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा गॉल ब्लैडर का। अब जब डाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो गॉल ब्लैडर का भी कोई काम नहीं है, वो भी इनहिबिट हो गया। जब गॉल ब्लैडर का भी काम नहीं है, डाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमारे इंटेस्टाइन की एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी। स्टिमुलेशन हो जाता है एड्रिनल मेडुला का, विच इज रिजल्ट इन सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जो हमारा एड्रिनल मेडुला है उसका क्या हो गया, स्टिमुलेशन हो गया, वो स्टिमुलेट हो गया तो सिक्रीशन हो जाएगा किसका, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का। हम बाद में समझेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या काम होता है, बस हम इतना जान लेते हैं अभी कि जब ये स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है।
वहीं हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा। स्टिमुलेशन होगा इजैकुलेशन का और वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एड्रिनल मेडुला है वो एक मात्र ऑटोनोमिक न्यूरो अफेक्टर ऑर्गन है जो कि क्या है, इनर्वेटेड बाय वन लॉन्ग सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सारी क्या है, प्री गैंग्लियोनिक है, फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक से अटैच्ड है, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक से अटैच्ड है, ये आप देख सकते हैं। पर एकमात्र ये एक ऐसा लॉन्ग गया है जो किसी से अटैच नहीं है, डायरेक्टली एक वो है न्यूरॉन है, उसी के साथ ही अटैच्ड है, एड्रिनल मेडुला। ये बोल रहा है कि एड्रिनल मेडुला इज only autonomic neuroeffector organ which is innervated by one long sympathetic cholinergic neuron। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। ये वही पैरासिम्पैथेटिक है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक। तो अब हम वही पैरासिम्पैथेटिक को समझने जा रहे हैं। हमने देखा था जो हमारा सिंपैथेटिक था वो कहाँ पे प्रेजेंट होता था, हमारे थोरैसिक और लंबर रीजन में। वहीं जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रेनियल में। इसको ये याद कर लेते हैं, याद करने वाली ये चीज है कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन अराइज फ्रॉम क्रेनियल nerves 3, 7, 9 and 10 and sacral region S2 and S4। मतलब जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्रेनियल नर्व्स में, और उसकी पोजीशन है 3, 7, 9 and 10 एंड सैक्रल रीजन S2 and S4। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए। वो था हमारा सिंपैथेटिक जो था वो हमारा फाइट एंड फ्लाइट था, ये हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए है, मतलब आराम से बैठो, खाने को डाइजेस्ट करो। वो एकदम ही अलग है। हमने सिंपैथेटिक में देखा था ना, हमारी सारी चीज़ें इनहिबिट हो जा रही थी, हमारी आंखें खुली खुली रह रही थी, और फिर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इनहिबिट हो गया था। और डाइजेशन सिस्टम इनहिबिट हुआ था तो उससे क्या हुआ था, जो हमारे इंटेस्टाइन है वो सब भी इनहिबिट हो गया था। ये क्या है, आराम से रेस्ट करो, डाइजेस्ट करो। अब क्या है, हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्ग होता है, एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है। ये बिल्कुल अपोजिट है। हमने उसमें पढ़ा था कि जो उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था जो कि डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से अटैच था वो छोटा होता था, और वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक था वो बड़ा होता था। ये उल्टा है, प्री गैंग्लियोनिक इसमें लंबा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक इसमें छोटा है। पर इसमें क्या था, दूसरा एक तो ये अंतर हो गया दोनों में। दूसरा अंतर क्या है कि दोनों ही क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन चाहे वो हमारा प्री गैंग्लियोनिक हो चाहे हमारा क्या हो, पोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, दोनों ही क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन को। वहीं से पहले हमने पढ़ा था कि वो एक था एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा था प्री वाला, और पोस्ट वाला क्या रिलीज कर रहा था हमारा, एपिनेफ्रिन। अरे सॉरी, नॉन एपिनेफ्रिन, वही है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन। फिर क्या होता है, अब जब दोनों चीज़ें उसकी अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक्टिविटीज़ भी अलग होंगी। तो जो ये पैरासिम्पैथेटिक होता है वो बिल्कुल से अपोजिट होता है सिंपैथेटिक के। जैसे जो पिपिल होंगी वो उसमें डायलेट हुई थी, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, लम रिलैक्स हो गए ना। अब इसमें जो सलाइवा है वो हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा, एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। हम डरे तो है नहीं, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है तो हमारा डाइजेशन भी हमारा स्टिमुलेट हो गया है। अब ग्लूकोज जो उसमें बनता चला जा रहा था, इसमें उस ग्लूकोज का अपटेक होगा, यानी हमारी बॉडी अब नॉर्मल कंडीशन में आ रही है। स्टिमुलेशन होगा इंटेस्टाइन एक्टिविटीज़ का। अब जब डाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो इंटेस्टाइन एक्टिविटीज़ भी अच्छे से होंगी। यूरिनरी ब्लैडर भी स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन होगा इरेक्शन का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, डिपेंडेंस ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है ये डिपेंड करता है। जैसे जब हमें डर लगेगी, डरे हुए कंडीशन में होंगे तो हमारी क्या चीज़ एक्टिवेट होगी, सिंपैथेटिक। जब हम नॉर्मल में होंगे पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो चेंज आ रहा है
डिपेंड कर रहा है कंडीशन कि सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, उसी हिसाब से जो चीज़ें वो होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, वही होता है हमारा क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अच्छे से जान चुके हैं, तो अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कौन सी ड्रग कहाँ पे देने पे क्या एक्ट करेगी, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।